there are 5 types of geomorphic agent, that is running water, wind, sea wave, glacier and अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सी वेव, विंड हो गया ना, ऑल दीज आर जियोमॉर्फिक एजेंट। मतलब यह एक ऐसा एजेंट है जहां से ये गुजरेगा वहां क्या करेगा, इरोजन और डिपोजिशन। तो 2 तरह के लैंडफॉर्म का निर्माण होगा, एक तो इरोजन के कारण होगा, अपरदन के कारण, दूसरा डिपोजिशन के कारण। तो अभी जो टॉपिक चल रहा था वो रनिंग वाटर चल रही थी। क्या चल रहा था? रनिंग वाटर, बहता हुआ जल, सरफेस वाटर। ये रनिंग वाटर बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म को, टोपोग्राफी को निर्माण करता है, जिसमें से हम लोग लास्ट में चल रहे थे मेंडरिंग। ये था ना, रिवर टेरेस हो चुका था, दैट इज नॉन इज नदी वेदिका। एंड नेक्स्ट है मेंडरिंग, विसर्प जिसको कहते हैं, मिएंडर। विसर्प अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट किए हैं। रनिंग वाटर का कुछ हो चुका है लैंडफॉर्म, टोपोग्राफी, लास्ट में मेंडरिंग चल रहा है। मेंडरिंग होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। दिस इज रिवर मेंडरिंग। विसर्प है, लहरेदार है। द कोर्स ऑफ रिवर इज वेंड है। अगर मान लिया नदी यहां से चल रही है, what is the reason behind it river takes such type of shape? क्या कारण हो सकता है कि नदी इस तरह का शेप लेती है? क्या? हाँ, स्लोप वन फैक्टर में भी। स्लोप, कर्व अप्रॉक्स,
हाँ वो भी हो सकता है। एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स which govern such type of course of rivers. Several factors, not only single factors. अगर नदी हो, सपोज यहां से समझिए, ये नदी चल रही है इस तरह से, इरोजन कहाँ होगा, डिपोजिशन कहाँ होगा, मुझे बता दीजिए। इरोजन अपर्दन जो होगा कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा, मतलब उस साइड में होगा या इस साइड में होगा। नदी की दो साइड होगी ना, तो दोनों किनारा पर इरोजन कहाँ होगा, अपर्दन। यहाँ पे बताएं, नंबर ए और ये बी, ये किनारा ए है, ये किनारा बी है, कौन सा किनारा पे होगा, इरोजन ए में होगा, और बी में क्या होगा, बी में डिपोजिशन होगा, नो डाउट। क्योंकि धारा जब चलती है ना, तो मान ले इस तरह से अगर घूम रही है, तो इसका पूरा का पूरा करंट कहाँ जाएगा, इरोजन करेगा उस साइड में, ठीक ना। और इस साइड क्या होगा, वंचित रहेगा इरोजन से। और यहाँ क्या होगा, जो छोटा मोटा जो फाइनेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो ये तो इरोजन हो गया, इस इरोजन का पार्ट, और ये डिपोजिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो मियंडरिंग कैसे होता है, बताए कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मियंडरिंग कैसे हो रही है रिवर। दूसरी बात हम आपको बताए थे कि देयर आर 3 फेज बताए थे, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। रिवर का 3, फर्स्ट में यूथ, सेकंड मैच्योर एंड थर्ड ओल्ड। इन विच स्टेज, इन विच फेज रिवर टेक सच टाइप ऑफ स्टेप। कैन इट टेक इन यूथफुल, यूथफुल में ले सकता है क्या ऐसा सेप, क्योंकि मुझे पता है कि यूथफुल में इसका वर्टिकल इरोजन होता है, और ये वी शेप वैली का निर्माण करता है ना, क्या करता है, वी शेप वैली का निर्माण करता है। जब तक ये लेटरल इरोजन नहीं होगा, जब तक इस तरह का तो शेप लेगा नहीं। इसका मतलब है कि लेटरल इरोजन तो स्टार्ट होगी जाकर के मैच्योर से, है ना, वहां चैनल ग्रेडियंट वेलोसिटी सब धीरे धीरे कमते चली जाएगी, और लास्ट में इतना कम जाता है कि वो अपने लोड को क्या करता है, सह नहीं पाता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा मेंडरिंग। रिवर meanders, write down about river meanders, this is river meanders। विसर्प होता है, क्या होता है, विसर्प। meandering is a natural process meandering is a natural process which govern the meandering is a natural process which is governed by a number of environmental factor, which is governed by a number of environmental factor। बहुत सारे पर्यावरण फैक्टर तत्व के ऊपर ये डिपेंड करता है कि मियंडर क्या होगा या नहीं होगा, ठीक ना। एज लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मींस सेल संरचना। सेल संरचना का कैरेक्टर क्या है, इस पे डिपेंड करता है। सपोज दैट ये हार्ड रॉक अगर रहेगा
तो इरोजन कम होगा, सॉफ्ट रॉक रहेगा तो इरोजन ज्यादा होगा, और जिधर जिधर सॉफ्ट रॉक होगा क्या करेगी, रिवर वहां से अपना रास्ता बना लेगी। ठीक है, सेकेंड लिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सेकेंड, स्ट्रीम डिस्चार्ज। स्ट्रीम डिस्चार्ज, थर्ड टोपोग्राफी, स्थलाकृति। हाँ बताते हैं, स्ट्रीम डिस्चार्ज बताते हैं। फोर्थ, स्लोप। सामान्यतः जो स्लोप होता है ना, अगर मान ले स्लोप उसी तरह से बना हुआ हो, सपोज दैट स्ट्रेट स्लोप नहीं हो, क्या हो, इस तरह से कर्व टाइप का बना हुआ, तो इसका मतलब कि फिर तो उसी रास्ता को अनुसरण करेगी वो। वेजिटेशन, एनुअल परसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक जल जो होता है। कोर्स द स्टेज ऑफ रिवर, कोर्स द स्टेज ऑफ रिवर। नेक्स्ट कंटिन्यू लिखते जाना है। डेवलपमेंट एंड साइकिल ऑफ इरोजन, कोर्स द स्टेज ऑफ रिवर, डेवलपमेंट एंड साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन, इरोजन का भी साइकिल बताए थे ना, फ्लोवियल साइकिल। एक रीजन है, सपोज दैट ये रीजन है, यहां से नदी इस रीजन से गुजर रही है, ये तो मियंडर का शेप ले रहा है धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें पानी ही नहीं है, खत्म हो रहा है, तो क्या होगा, इस किनारे वाला पानी, इस किनारे वाला पानी नहीं करके पानी अब कहां से गुजरेगी, सिर्फ बीच से गुजरेगी, किनारा सूख जाता है। गंगा नदी देखते हैं, अभी जाकर के देखिए पानी कहाँ है, बीच में चला गया ना, चार दोनों तरफ क्या है, उथला हुआ है, बीच में चली गई है, बीच में चली गई है, तो कहीं देखिएगा तो ये मियंडरिंग का शेप लेता है, तो ये फिर अलग तरह से मियंडरिंग करता है, मियंडर में मियंडर बनाता है वो, क्योंकि वेलोसिटी कम गई है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम गया है, तो अधकर्तित विसर्प इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अधकर्तित विसर्प। अभी आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है, आपका कहना था एक स्ट्रीम डिस्चार्ज। बड़ी नदियां में जब छोटी नदी आकर के मिलती है, या छोटी नदी होती कभी कभी रास्ते में मिल जाती है, बड़ी नदी आकर के वहां मिलती है, तो उसको उसके जल को क्या करता है, अपने यहाँ ले लेता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, बढ़ जाता है। स्थिति क्या होती है, जब बाहर से होती, जब ओवरफ्लो होता है, तो दूसरे जगह वो फिर दूसरे डायरेक्शन में बह जाती है, ठीक ना। तो स्ट्रीम डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करता है, लिथोलॉजिकल कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, टोपोग्राफी क्या है, जनरल स्लोप क्या है, वेजिटेशन क्या है, साइकिल ऑफ इरोजन क्या है, ये सभी फैक्टर है जो किसको गवर्न करती है, रिवर मेंडरिंग को। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। रिवर meanders refers to the bend of river meanders refer to the bends of river meanders refers to the bends of
longitudinal course of a river which are the result of erosion and deposition, which are the result of erosion and deposition both. क्या लिखे? हाँ, which are the result of erosion and deposition both. The bend of Sinus River has the bends of ये होता है साइनस जो होता है ना, ये भी शेप ले रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ये क्या है, कर्व नहीं हुआ है, ये साइनस होती है, ठीक है। द बेंड ऑफ साइनस रिवर हैव बीन नेम्ड meanders, have been named, नाम दिया गया है, हाँ, have been named meanders on the basis of meander river, on the basis of meander river of Asia Minor. एशिया माइनर, एशिया, तुर्की। एक नदी बहती है जिसका मेंढर नाम था, उसके नाम पे क्या किया गया है, मेंढर्स बोला गया है, ठीक है। बिकॉज इट फ्लो थ्रू न्यूमरस बेंड्स, बिकॉज इट फ्लो थ्रू numerous bends and each bend of meander, each bend of a meander belt has two type of slope, has two type of slope, has two type of slope of valley side, valley side, it is being said about it that suppose that this is a shape meandering shape, वन सेक्शन को लेते हैं, वन बेंड है, पानी फ्लो कर रही है, क्या लिखा है पढ़िएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ स्लोप, है ना, ऑन बोथ साइड। यहां किस तरह का स्लोप होगा, चूंकि नदी इस तरह से जा रही है, इरोजन यहां होगा, स्लोप क्या होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा, कॉनकेव होगा ना, गड्ढा बनाएगा, इसके अंदर क्या होगा, पानी घुसेगा, ये कॉनकेव होगा। यहां से जो जा रही है धारा की डायरेक्ट टकराव कहां होगी, इस साइड में होगा, होगा ना, धारा का टकराव इस एरिया में नहीं होगा, इस एरिया में क्या होगा, फाइनेस्ट पार्टिकल का डिपोजिशन होगा ना, इसका स्लोप क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा,
कोई दिक्कत? इसी के बारे में बता रहा है कि दो टू टाइप का स्लोप होगा, एक तो कॉन्वेक्स होगा, दूसरा कॉनकेव होगा। इसको लिख, हाँ ड्रॉ कर ले। और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिखना है, धारा की दिशा भी आपको देना है, तब तो पता चले। यहाँ लिखना है इरोजन, और यहाँ डिपोजिशन। Write down about it. Theoretically, the stream should adopt a straight path ब्रैकेट में referred to as expected path, in bracket referred to as expected path, but no stream adopt स्ट्रीम मतलब धारा हो गया, सरिता हो गया, जल हो गया, बहने वाला, रनिंग वाटर हो गई, रिवर हो गया, ठीक है। बट नो स्ट्रीम एडॉप्ट स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता नहीं अपनाता। रदर दे रजिस्टर significant departure from expected a straight path, change the paragraph. The degree of deviation of observed path ब्रैकेट में एक्चुअल कोर्स ऑफ ए स्ट्रीम, ब्रैकेट में लिखना है एक्चुअल कोर्स ऑफ ए स्ट्रीम, ब्रैकेट 1 फ्रॉम एक्सपेक्टेड पाथ अगेन ब्रैकेट में फ्रॉम एक्सपेक्टेड पाथ लिखे, फिर ब्रैकेट देना थियोरेटिकली a straight course bracket 1 known as sinuosity index नहीं समझे इसको? समझ गए? कह रहा था कि नदी का जो एक्सपेक्टेड पाथ है, जहां सीधा जाना चाहिए था, और जितना डिग्री में ये डेविएट हुआ है उस जगह से, एब्जॉर्ब्ड पाथ जितना लिया है, वो इस डेविएशन को जो दिखाया गया है किससे?
साइनोसिटी इंडेक्स से, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, साइनोसिटी इंडेक्स कहते हैं। अगर साइनोसिटी इंडेक्स का मान 1.3 से ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, रिवर क्या होगा, वो मेंडर कहलाएगा, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना आप लोग को, जीएस का तो आप लोग का क्लास है, ये ऑप्शनल वाले के लिए, ठीक ना। कि इससे साइनोसिटी इंडेक्स तक जान ली काफी है। अगर इससे ज्यादा 1.3 से ज्यादा हो जाता है, लिखा देते हैं एक्सपीरियंस, इससे ज्यादा हो जाता है तो मेंडर में चला जाएगा। ऐसे क्या कहलाता है, नदी साइनस है भी, क्या है, अब इस तरह से है तो क्या है, ये साइनस है। लेकिन अगर इस तरह से अगर बन जाती है तो ये मेंडरिंग कहलाता है। लिख लीजिए इसको। if the value range between if the value range between 1 and 1.3, 1 and 1.3, if the value between if the value range between 1 and 1.3, the stream is said to be sinus. The stream is to be sinus. The stream is to be sinus, and the stream becomes meandering and the stream becomes meandering if the value exceed becomes meandering if the value exceeds 1.3, exceeds 1.3, 1.3 से ज्यादा हो जाएगा तो मेंडर कहलाएगा, 1.3 से कम रहेगा तो साइनस कहलाएगा। और साइनोसिटी इंडेक्स ये होता है कि उसके मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक ना। कर्विंग का बेंड होने का एक्सपेक्टेड पाथ से जो ऑब्जर्व्ड पाथ है उसकी जो डिग्री है बेंड होने का कितना है, दैट इज नॉन एज साइनोसिटी इंडेक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे या मेंडर कहेंगे? ये बेबी मेंडर कर सकते हैं। क्या है ये, बेबी मेंडर। दूसरा बार में जब होगा तो इससे ज्यादा होगा। अगर हम इस चाप को काटते हैं, इस चाप को, तो देखिएगा ये चाप लगता है घोड़े का जो सू होता है ना, घोड़े का जो होता है हॉर्स लेक होता है, हॉर्स लेक जैसा बनता है ना। घोड़े का जो खूड़ होता है हॉर्स लेक या ऑक्सबो लेक, गाय का खूड़ होता है, घोड़ा का खूड़ होता है, बैल का जो खूड़ होता है, ये इसी शेप का ना, तो सेमी सर्किल होता है ना। इसको ड्रॉ करते जाइए। हॉर्स सू मेंढर, हॉर्स सू मेंढर।
ऑक्सबो मिएंडर। हॉर्स सो मिएंडर एंड ऑक्सबो ऐसे कर सकते हैं, ये तो ज्यादा टेढ़ा नहीं है इसलिए इसको बेबी मिएंडर इसको कह सकते हैं, लेकिन ये हॉर्स सो मिएंडर ये कहलाएगा। सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड है, बेबी मिएंडर ही कहलाएगा। थर्ड सॉरी टू और थर्ड क्या है, हॉर्स सो मिएंडर कर सकते हैं या ऑक्सबो मिएंडर कर सकते हैं, ठीक ना। और ये दोनों क्या है, बेबी मिएंडर है। हाँ, सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि इसमें क्या होगा, इस शेप को हम काट लेते हैं इधर, इसका जो दोनों आर्म है बहुत क्लोज आ जाएगा। क्या होगा, बहुत क्लोज आ जाएगा। ये जो मिएंडर होगा इस शेप को हम काटे हैं, क्या काटे हैं, इस सेक्शन को हम काटे हैं, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सबो मिएंडर तो नहीं है, लेकिन इसमें जो पानी जमा रहता है, अब क्या होगी कि सपोज दैट ये तो चल रहा था, अब कभी कभी ऐसा होगा कि ये दोनों सिरा मिल जाएगा, क्या होगा, ये दोनों स्ट्रेट हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये सेक्शन ही कट जाएगा। समझ में आ रहा है, ये सेक्शन ही कट जाएगा। देखते हैं चौथा में, अब ये जो सेक्शन है ये कहाँ चल गई, यहां से यहां चली गई, और ये जो बच जाता है सेक्शन ये वाला, यही कहलाता है ऑक्सबो लेक। क्या कहलाएगा, ऑक्सबो लेक। इसका मतलब ये क्या है, गाय के खूड़ के समान है, बैल के खूड़ के समान है, और इसमें पानी जमा है, ठीक ना। चूंकि ये वाला पाथ कट गया यहाँ से, ये तो नदी यहाँ क्या होगी, स्ट्रेट वे में चली गई, सीधा वे में कट गया, इतना इतना कर्व हो गया था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट देखा कि छोटा रास्ता है, मिला गया, ठीक है। ये कट गया और यही कट गया तो पानी जमा हो गया, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे, जिसको कहते हैं हिंदी में गोखुर झील, गोखुर झील, ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब मेंढर जो होता है बहुत प्रकार का होता है, मेंढरिंग जो होगा ये बहुत प्रकार का होगा, सिर्फ प्रकार आप लोग देख लीजिए, बाकी तो ऑप्शनल वाले के लिए। मुख्य रूप से इसको पहले दो भागों में बांटते हैं, सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक तो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि अभी हम लोग देखे, हॉर्स लेक या फिर आपको ऑक्सबो लेक, मॉर्फोलॉजिकल। सेकेंड में आपको जो इरोजन के अनुसार होगा ना, उनके अनुसार बांटेंगे, ठीक है। इसको ड्रा करते जाएं, इरोजनल बेसिस, इरोजनल बेसिस, सिंपल, नॉर्मल, सिंपल नॉर्मल और मोनोसाइक्लिक। सिंपल, नॉर्मल और मोनोसाइक्लिक, ठीक है। दूसरा होता है इनसिज्ड मिएंडर, इसको अधः कर्तित विसर्प कहते हैं। जो भी बताए थे कि मिएंडर में जो मिएंडर बनाता है वो होता है अधः कर्तित विसर्प।
ये होगा ड्यू टू लेटरल इरोजन, और ये होगा ड्यू टू वर्टिकल इरोजन। ड्यू टू लेटरल इरोजन एंड ड्यू टू वर्टिकल इरोजन। एक तीसरा इसी में होता है मिसफिट। मिसफिट मेंडर। मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, जो हम लोग अभी देख चुके हैं, बेबी मेंडर, हॉर्सवो मेंडर एंड हॉर्स सो मेंडर था। हॉर्स सो मेंडर एंड ऑक्स वो मेंडर, इसका प्रकार होता है मेंडर का। बाकी फिर ऑप्शनल वाले के लिए इसका भी डिवीजन है, उसका और डिवीजन है, ये ऑप्शनल वालों के लिए ज्यादा है। सिर्फ इनसिज्ड मेंडर के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। इनसिज्ड मेंडर, इनसिज्ड मेंडर, इनसिज्ड मेंडर are the representative feature of rejuvenation. Incised meander are the representative feature of rejuvenation. पुनर्यौवन कहते हैं, rejuvenation, REJU and are developed through vertical erosion leading to valley incision और डिपेनिंग, गहरा, DEEPENING, डिपेनिंग। Change the paragraph. Enclosed and incised meander represent enclosed or incised meanders represent those meanders of deep and narrow valley, those meanders of deep and narrow valley which are enclosed by rocky wall, which are enclosed by rocky wall. In fact, incised meandering means the formation of meanders in older meanders through down cutting of valley floor.
नेक्स्ट में लिखिएगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक इसका मतलब क्या है कि लैंडफॉर्म है ना। ऑक्सबो लेक लिखिए, द लेक फाउंड ड्यू टू, सॉरी, द लेक फॉर्म्ड ड्यू टू impounding of water, the lake formed due to impounding of water, impounding, IMPOUNDING, impounding of water in the abandoned meander loop, in the abandoned छोड़ा हुआ, ABONDOND, abandoned meander loop, ये लूप ही है ना, देखिए ये तो लूप ही है ना, ये तो लूप है, तो abandoned meandering loop है ये, that is known as Oxbow Lake. Abandoned meander loop are called Oxbow or Horseshoe Lake. लिख लिए। When the curvature of meander, when the curvature of meander when the curvature of the meander loops is so accentuated, ACCENTU, accentuated due to lateral erosion, the meander loops become almost circular and the two end of meanders loop and the two loops of meander, two ends of meander loops come closer. Consequently, the stream straight there. Consequently, the stream straight there course meanders loop. Straight there, क्या लिखे फिर से बोलिएगा, meander loops comes closer. Consequently, the stream straight there closer, straight their course, straight their course meander loop, straight their course meander loops are abandoned to form Oxbow Lake. लास्ट में एक है टोपोग्राफी, लगभग इसका लैंडफॉर्म खत्म ही हो गया इरोजनल का। ट्रांसपोर्टेशनल पावर ऑफ रनिंग वाटर क्या होता है पता है? ट्रांसपोर्टेशन पावर्स ऑफ रनिंग वाटर। जीके गिलवर्ट एक महान साइंटिस्ट थे, जीके गिलवर्ट हैज प्रोपाउंडेड हिज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। लिख रहे हैं क्या? नहीं लिखे भी, समझ लीजिए इस चीज को।
ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी क्या होती है किसी पानी का, उसकी वेलोसिटी के 6 गुना होता है। कितना होता है? अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा? नो नो, 6 गुना इसका ज्यादा होता है। कह रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का 6 गुना 6 पावर इसका है, तो उस वेलोसिटी को इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज डबल्ड, द ट्रांसपोर्टेशन पावर ऑफ दैट स्ट्रीम विल बी 64 टाइम, है ना? 64 टाइम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 2 × 2 × 2 × 6 बार कीजिए, कितना आएगा? आएगा ना? तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होता है किसी जल का इतना। ये लिखवाए थे क्या कभी? लिख लीजिए तो इसको। ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ अ स्ट्रीम, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ अ स्ट्रीम। ट्रांसपोर्टेशन कार्य कितना होता है और कैसे होता है, ठीक ना? इसमें लिखिए जीके गिलवर्ट, जीके गिलवर्ट हैज प्रोपाउंडेड जीके गिलवर्ट हैज प्रोपाउंडेड ए थियोरी जीके गिलवर्ट हैज प्रोपाउंडेड ए थियोरी, ए लॉ of a stream transportation capacity, of a stream transportation capacity based on the relationship between a stream velocity and its transporting power, the law is known as Gilbert sixth power law. इस लॉ को क्या कहते हैं? गिलबर्ट सिक्स्थ पावर लॉ। according to which the transportation power of the stream is proportional to the sixth power, proportional to the sixth power of their velocity. In other words, if the stream velocity is doubled, the transportational power of the stream increases 64 times. The transportational power of a stream increases 64 times.
ये फॉर्मूला है ना, ट्रांसपोर्टेशनल पावर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रीम वेलोसिटी 6 पावर ऑफ द स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है। वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है जल का? वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करेगा टूल्स को, इरोजनल टूल्स को। ट्रैक्शन लुढ़का करके करेगा ना, जल जा रही है उसमें लोड होगा, वो लुढ़कते जाएगा। तो पहला क्या होगा इसका, ट्रैक्शन होगा। सेकेंड में क्या होगा, साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है? हाँ, साल्टेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन द्वारा जिसको कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ साल्टेशन इन्वॉल्व, नहीं लिखना नहीं है, लिखा देते हैं। दूसरा सस्पेंशन और सॉल्यूशंस। तीसरा क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा, ट्रैक्शन लुढ़का करके लेके जाएगा, साल्टेशन उत्परिवर्तन के द्वारा, सस्पेंशन मतलब जल में क्या है वो लटका हुआ है, कण है, फाइनेस्ट पार्टिकल्स दैट इज फाउंड इन वाटर बॉडीज दैट इज इन फॉर्म ऑफ सस्पेंस। एंड सेकेंड सॉल्यूशंस, घोल करके जिस जगह से जिस चट्टान से गुजर रहा है उसको क्या करेगा, वहां के मिट्टी को घोल लेगा, अपरदित करके उसके बाद बहा करके लेके चल जाएगा। ये 4 प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसको लिख लीजिए, साल्टेशन लिखा देते हैं खाली, बाकी तो सब पता ही है। Write down about saltations. The mechanism of a saltation. The mechanism of a saltation involve the transport of load. The mechanism of a saltation involve the transport of load with water current. The mechanism of saltation involve the transport of load with water current, wherein coarse load मतलब मोटा स्थूल होता है, coarse COARS, coarse load move downward coarse load moves downward by leaping and jumping. By leaping छलांग लगा करके, and jumping through valley floor. This is slow mechanism. दिस इज स्लो मैकेनिज्म। इसमें होता क्या, कुछ नहीं है, कर रहा है कि सिर्फ ये प्रोसेस है। एक तो होता है ट्रैक्शन, लुढ़का करके, जमीन पे सतह से कभी उठता नहीं है, जमीन को रगड़ते हुए चल रहा है, दैट इज नॉन ट्रैक्शन। एंड सेकेंड साल्टेशन इज द टूल्स द लोड ऑफ रिवर्स, किस वे में चलेगा, जंप करते हुए, लिपिंग एंड जंपिंग। चूंकि ये तो पूरा समतल नहीं है ना, पानी के दिशा में चल रहा है, बड़ा बड़ा बोल्डर है, वो डायरेक्ट पूरा रगड़ के नहीं चलेगा, वो उछलते हुए जाएगा। तो जहां यहां से उछला वहां गिरा, तो वहां जाकर क्या करेगा, वो गड्ढा बनाएगा ना। पोर्टहोल तो वही बनाता है, पोर्टहोल एंड प्लंज पूल का जो कॉन्सेप्ट है यही बनाता है ना।
तो लिपिंग एंड जंपिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन इट। ठीक है, इरोजनल प्रोसेस, इरोजनल लैंडफॉर्म खत्म है। नेक्स्ट डिपोजिशनल। डिपोजिशनल वर्क ऑफ अ स्ट्रीम। Depositional work of a stream. The deposition of load carried by the stream the depositional work of a stream means the deposition of load carried by the stream. The deposition of load carried by the stream is affected by variety of factors. The deposition of load carried by the stream is affected by a variety of factors. फर्स्ट में कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा? डिपोजिशन कब करेगा? नॉट स्लोप। डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट। डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट। सेकेंड, स्प्रेडिंग ऑफ स्ट्रीम्स वाटर। स्प्रेडिंग ऑफ स्ट्रीम वाटर ओवर लार्जर एरिया। थर्ड, obstruction in channel flow। obstruction बीच में बाधा आ जाएगी। obstruction in channel flow, decrease in the volume, decrease in the volume water, ये वाटर वॉल्यूम, डिक्रीज इन वाटर वॉल्यूम, decrease in the velocity of a stream, decrease in the velocity of a stream, इंक्रीज इन द रिवर लोड। ये सभी जब प्रोसेस आ जाएगा, 5-6 फैक्टर है, कुल मिलाकर के क्या करेगा? डिपोजिशनल वर्क को ये बढ़ावा देता है। फर्स्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इज first depositional landform is alluvial fans। alluvial fan and cone।
जलोढ़ पंख या शंकु कहते हैं। एलुवियल फैन एंड कोन, इसमें लिखना है alluvial fan and cone are alluvial fan and cone are more or less similar. Alluvial fan and cone are more or less similar, लगभग एक ही प्रकार का होता है, but similar except difference in their gradient. Except difference in their gradient. Alluvial fan have gentle slope. Alluvial fan have gentle slope than the cone. Then the cone. Alluvial cone are formed. Alluvial cone are formed when the slope of hill. Alluvial cone are formed when the slope of hill or mountain form through which the stream descends. Through which the stream descends is steep, so that debris मतलब मलबा होता है, debris collect at foot of the hill. Collect at foot of hill. The formations of alluvial cone requirement or require more debris but little water. On the other hand, alluvial fan are formed when the slope of a hill or mountain, when the slope of a hill and mountain front is gentle and water is front is gentle and water is more than debris, so that debris are spread away to assume arcuate, arcuate shape, shape और सेमी सर्कुलर. जस्ट लाइक डेल्टा टाइप का नहीं,
ये अलुवियल फैन, ये स्टीप स्लोप है, पहाड़ पर से डायरेक्ट पानी गिर रही है, नदी के धारा से भी गिर रही है, और स्टीप स्लोप, इधर भी स्टीप स्लोप है, ध्यान दीजिए, ये भी स्टीप स्लोप है और इधर भी स्टीप स्लोप है। एक तो इधर वाला पानी कहाँ जा रहा है, इस स्ट्रीम में जा रहा है, और यहाँ वाला डायरेक्ट इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ जमा हो रहा है निक्षेप, ये क्या है, एलुवियल फैन है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, ये मान ली चोटी है, तो जिस तरह से लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका जैसा है, उस अनुसार क्या क्या है, ये सीक्वेंट करंट बन गया है, ठीक ना, उसी अनुसार, और यहाँ करके एक बड़ी नदी के रूप में यहाँ बन गई, अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरेगी, ठीक है। तो एलुवियल फैन का कॉन्सेप्ट यही है, जस्ट लाइक डेल्टा ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है, बड़ा स्थूल बोल्डर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट, नेचुरल लीव। एलुवियल फैन सेकेंड में, प्राकृतिक तटबंध, LEVEES, प्राकृतिक तटबंध इसको कहते हैं। लिखिए, द नैरो बेल्ट ऑफ रीज, the narrow belt of ridge of low height, the narrow belt of ridge of low height built by the deposition of sediments by the spill water, of sediments by the spill water of the stream, the narrow belt of ridge of low height built by the deposition of sediments by the spill water of the stream on its either bank, spill water of the stream, SPILL, spill करना, बाहर आना, spill water of the stream on its either bank is called natural leave or natural embankment, or natural embankment. Natural leave or natural embankment. Not all the stream build natural leave a average height of natural leave is within, a average height of natural leave is within 10 meters. नेचुरल लिव समझ में नहीं आया ना, जल चल रही है, इसमें नदी है, ये यूथफुल स्टेज नहीं है, क्या है, मैच्योर स्टेज। पानी बहुत ज्यादा है, पानी किधर जा सकता है, बाहर भी होती है ना, बाढ़ आता है तो बाहर जो हो रहा है स्पिल वाटर के द्वारा बनाया गया है, तो ये पानी के साथ साथ गाद भी आएगा, सेडिमेंट भी आएगा,
और ये सेडिमेंट इस किनारे पे जमा करेगा, करेगा ना। और यही जो किनारे पे जमा होता है एक हाइट के रेंज में, वो प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज डेल्टा। डेल्टा डेल्टा लिखिए, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ऑलमोस्ट, the depositional feature of almost triangular shape, the depositional feature of the almost triangular shape at the mouth of a river almost triangular shape at the mouth of river known as a delta. The word delta derived from Greek letter, the word delta derived from Greek letter was first used by Greek historian Herodotus. Greek historian Herodotus for the trying depositional feature at the mouth of Nile river. Means first of all, Greek historian Herodotus, the depositional features at the mouth of river, he named that is delta, and also termed a sentence, also coined a sentence that is Egypt is a Nile of, नील किसका है, इजिप्ट किसका वरदान है, नील नदी का। ठीक ना। तो इजिप्ट कहाँ है पता है, इजिप्ट पता है, दिखता कुछ नहीं इसमें। ये नील नदी है, ठीक है, ये क्या है, नील नदी है, और यही इजिप्ट है जिसको मिस्र कहते हैं। ठीक है, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं, और यहीं से नील नदी निकलती है और मेडिटेरेनियन सागर में जाकर के मिलती है, और ये डेल्टा बनाता है। तो डेल्टा भी बहुत प्रकार के होता है, पंजाकार होता है, अंगुलियाकार होता है, आर्क्यू टाइप का डेल्टा होता है। तो कौन सी नदी किस तरह का डेल्टा बनाता है, ये पीटी में पूछ लेता है।
यूपीसी के पीटी में, ना कि बीपीसी के पीटी में पूछेगा। बीपीसी में कभी कभी पूछता है, लेकिन यूपीसी में अक्सर हाँ ये सब यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ delta are generally classified on the basis of common characteristic of shape, structure, size. Delta are generally classified on the basis of common characteristics of shape, structure, size, growth, etc. On the basis of shape. पहला आर्क्यूट डेल्टा, दैट इज चापाकार डेल्टा। धनुषाकार चापाकार जो चाप होता है ना, उस तरह का डेल्टा। लिखिए इसमें, इसको नील टाइप भी डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? नील नदी के आधार पर इसको नील टाइप। क्योंकि नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, इसको नील टाइप डेल्टा भी कहते हैं। आर्क ऑफ सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क ऑफ सर्कल। आर्क्यूट डेल्टा आर फॉर्म्ड ऑफ, देखिए आर्क्यूट डेल्टा आर फॉर्म्ड ऑफ coarser materials, COARSER, coarser materials, including gravel, sand, including gravel, sand, including gravel, sand, silt, etc. silt, SILT, गाद होता है। Such type of material are, such type of materials are porous, the main river is bifurcated into numerous channels, the main rivers, क्या लिखे? पोरस, POROUS, पोरस पारगम में होता है। The main river is bifurcated into, the main river is bifurcated into numerous channels known as distributaries, known as distributaries. Such delta are very often formed, such delta are very often formed in the region of semi-arid, in the region of semi-arid climate. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कौन कौन सी नदी चापाकार डेल्टा मतलब आर्क्यूट डेल्टा बनाती है? दैट इज नील, गंगा। एग्जाम्पल में लिखना है नील, गंगा, नील, गंगा, नाइजर, इरावदी,
नील, गंगा, नाइजर, इरावदी, हाँ IRRAWADD इरावदी, इंडस, मिकोंग, एश। मिकोंग, बोलगा, ये सिर्फ इंडिया की नदी नहीं है, यूरोपीय कंट्री की सब है। लीना, LEENA, लीना, लीना, ठीक है एग्जाम्पल। सेकेंड, बर्ड फुट डेल्टा, अंगुल्याकार या पंजाकार डेल्टा इसको कहते हैं, ठीक ना। द रिवर विच हाई वेलोसिटी, द रिवर्स विथ हाई वेलोसिटी carry suspended finer load to greater distance inside the oceanic water. The rivers with high velocity carry suspended finer load to greater distance inside the oceanic water. The fine materials after coming in contact with saline oceanic water settle down on either side of the main channel. Settle down on either side of the main channel. And thus a linear delta is formed. The materials of this delta is non-porous. एग्जाम्पल में मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी डेल्टा, क्या चीज मिसिसिपी, इसका ये इस बर्ड फुट डेल्टा का अंगुल्याकार पंजाकार होता है, दिखाते हैं। दिख रहा है अंगुल्याकार पंजाकार लग दिख रहा है, जैसे लगता है कि किसी बाज का पंजा हो, नहीं तो वर्ड फुट डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है। इसमें होता कुछ नहीं है, मेन चैनल ये है, ठीक है, मेन चैनल रिवर जो ये है समुद्र में ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी शाखाएं इधर उधर बट गई है, और चापाकार डेल्टा में शाखाएं नहीं बढ़ती है, बल्कि एक ही जगह जाकर के क्या करते, चारों तरफ से डिपोजिट कर देता है उसको, वो चापाकार इस तरह से बनाता है, और ये अंगुल्याकार इसलिए कि बहुत सारे शाखाएं बट गया है, इसलिए इसको बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा, TRUNCATED, ट्रंकेटेड डेल्टा। sea waves and ocean current modify and even destroy deltas,
destroy delta deposition by the river through their erosional work. Thus, eroded and dissected delta are called truncated delta. Thus, eroded and dissected delta are called truncated delta. Dissected, D-I-S-S-E-C-T-E-D, D-I-S-S-E-C-T-E-D, dissected delta are called truncated delta. And last, abandoned, A-V-A-N-D-O-N-E-D, abandoned delta. When the river shift their mouth, in the sea, when the river shift their mouth in the sea and ocean, new delta are formed. When the river shift their mouth in the sea and ocean, new delta are formed, while the previous delta are left. Previous delta are left. Such delta are called abundant delta. Example, Yellow River. एग्जाम्पल में क्या लिखना है? येलो रिवर। अबंडेंट डेल्टा का मतलब होता है परित्यक्त, छोड़ दिया गया हो। पहले जो नदी जहां से बह रही थी, जहां डिपोजिशन कर रहा था, डिपोजिट करते गया डेल्टा निर्माण हुआ वहां पे। सेकेंड क्या किया कि सेकेंड बार नदी का धारा मुड़ गया। अब नदी का धारा, गंगा का उदाहरण लेते हैं तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा को देखिएगा तो हुगली नदी में जो ड्रेनेज करती थी, वहां जो डेल्टा का निर्माण किया था, अभी डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जा रही है। इसका मतलब कि वहां भी एक गंगा का भी एक एग्जाम्पल मिलता है वहां पे, ठीक ना। तो ये सभी क्या था? डिपोजिशनल फीचर था, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म था, और दैट वाज इरोजनल लैंडफॉर्म। नेक्स्ट जियोमॉर्फिक एजेंट विंड है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे विंड जियोमॉर्फिक एजेंट के द्वारा कौन कौन सा लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म का भी निर्माण होता है, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का भी उसमें भी निर्माण होता है। तो 5 जियोमॉर्फिक एजेंट है, और 5 जियोमॉर्फिक एजेंट अपने अपने अनुसार, अपने अपने प्रोसेस से, अपने अपने प्रक्रम से वो क्या करते हैं, तरह तरह के लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी देख लेते हैं कि अबंडेंट डेल्टा का मेन एग्जांपल क्या है। ट्रंकेटेड डेल्टा लिखा है नहीं, अभी दिखाते हैं।
इसमें देखिए दो चीज देखिएगा, एक्टिव डेल्टा। एक्टिव डेल्टा ये है कि डेल्टा का निर्माण अभी हो रहा है, ये जो डेल्टा है ओशियन में डिपॉजिट हो चुका है, ओशियन में डिपॉजिट हो चुका है। ये अपर डेल्टाइक प्लेन हो गया, अलुवियल वैली हो गया, यहां से नदी आ रही है डेल्टाइक, इसमें फिगर ही कोई अच्छा खासा नहीं दिया। गल्फ ऑफ पापुआ, ट्रंकेटेड डेल्टा में क्या लिखा है, मॉडिफाइड किसके द्वारा, सी वेव के द्वारा या फिर इरोजन के द्वारा। जो इरोजन होता है वो क्या कर दिया जाता है, जो डेल्टा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, एक ऐसी चैनल, एक ऐसी धारा आई है जो क्या क्या उसको काट दिया। और ये जो है टाइडल करेंट है, इसमें यही मेन काम करता है, टाइडल करेंट। ये अगर मान लीजिए डेल्टा को देखिए क्या कर दिया है, काट देगा, इस डेल्टा को जो यहाँ निक्षेपित है क्या करेगा, ये काट देगा, यही ट्रंकेटेड डेल्टा कहलाता है। और अबंडेंट डेल्टा का वही उदाहरण है, अभी क्या लिखा है, क्या लिखा है अभी अबंडेंट डेल्टा का, येलो रिवर एंड गंगा ऑल्सो, गंगा भी होगा इसमें। देखिए बताए थे ना गंगा, ये अभी जो है ये अबंडेंट डेल्टा है यहाँ पे, ठीक ना। और अभी जो कर रही है निर्माण वो क्या रहा है, वो एक्टिव डेल्टा है, अभी जो चापाकार डेल्टा है मतलब। और ये क्या है, अबंडेंट डेल्टा, चूंकि हुगली रिवर, ये क्या है, हुगली रिवर। सपोज दैट यहाँ से एक धारा इधर आ रही थी, यहाँ डेल्टा का निर्माण किया है, हुगली रिवर में ड्रेनेज हो रहा था, तो ये क्या हो गया, अबंडेंट डेल्टा हो गया ना, छूट गया, मेन धारा कहाँ शिफ्ट हो गई दूसरे जगह। इसलिए जो टाइडल, अब टाइडल डेल्टा जो बना रहा है, टाइडल मतलब कि ज्वार जो आता है ना, उसकी बात कर रहा है। और ये सब क्या हो गया, पूरा का पूरा अबंडेंट डेल्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे विंड, ज्योमॉर्फिक एजेंट विंड, लैंड फॉर्म फॉर्म्ड बाय विंड एंड विंड्स इरोजन एंड डिपोजिशंस।